नमस्कार साथियों, आंजनेय क्लासेस में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के तहत फिल्म निकायों का विलय। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 4 फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय की घोषणा की है, जिसके तहत फिल्म डिवीज़न, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह और बाल चित्र समिति, इन सभी का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय किया जा रहा है। यह विलय विमल जुल्का के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति जो कि 2020 में गठित की गई थी, फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण और विलय पर रिपोर्ट इसने प्रस्तुत किया। उसके आधार पर इन मीडिया इकाइयों का विलय किया जा रहा है। पहली इकाई है फिल्म डिवीज़न। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। यह सबसे पुरानी, इन चारों इकाइयों में सबसे पुरानी है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए वृत्त चित्रों का निर्माण करती थी ये, और समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन और भारतीय इतिहास के सिनेमाई रिकॉर्ड रखने के लिए इसे बनाया गया था। दूसरी इकाई है फिल्म समारोह निदेशालय। इसकी स्थापना 1973 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत स्थापित की गई थी। ये भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने का कार्य से सौंपा गया था। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। बाल चित्र समिति, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया CFSI, इसकी स्थापना 1955 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत यह स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर रही थी। इसका प्रमुख कार्य था फिल्मों को बढ़ावा देना जो बच्चों के स्वास्थ्य और सर्वांगीण मनोरंजन के आधार पर बनाई गई हों। NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में अब हम देखते हैं, जिसमें इन इकाइयों का विलय किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है रविंदर भाकर, जो कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। रविंदर भाकर NFDC के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO भी हैं। विलय के महत्व, बेहतर समन्वय, सब विलय संबंधित मुद्दे। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के घाटे की स्थिति। घाटे में चल रहे निगम के साथ 4 सार्वजनिक वित्त पोषित निकायों का विलय किया जा रहा है। यदि भारतीय फिल्म उद्योग की स्थिति, भारत विश्व स्तर पर फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता है। निजी क्षेत्र के नेतृत्व में यह उद्योग एक वर्ष में 3000 से अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। वित्तीय वर्ष 2020 में भारत में फिल्म उद्योग व्यवसाय लगभग 183 बिलियन रुपए का था। कितने का था? 183 बिलियन रुपए का 2020 में। MSMEs के लिए रैंप योजना का फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने के लिए रैंप योजना को मंजूरी दी है, जिसकी शुरुआत 2022-23 में होगी। इसकी घोषणा इस सत्र के बजट में भी की गई थी। यह UK सिन्हा समिति, KV कामत समिति और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद
की सिफारिशों के अनुरूप है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देने के लिए 2019 में यूके सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में की थी। रैंप योजना क्या है? यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किससे सहायता प्राप्त है? विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़ी कोविड-19 संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक मदद की जा रही है। इसका उद्देश्य है बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार, केंद्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारियों को बेहतर करना। एमएसएमई द्वारा विलंबित भुगतान और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाना। रैंप का महत्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजना तैयार करना है, जिसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्व क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग इसका एमएसएमई का 30% का योगदान है। कुल निर्यात में लगभग 48% का योगदान एमएसएमई करती है। इसके अलावा देश भर में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं एमएसएमई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं और लगभग आधे से अधिक एमएसएमई ग्रामीण भारत में कार्यरत हैं। एमएसएमई पे विगत वर्षों में बनाए गए प्रश्न इस प्रकार से थे। 2011 में एक प्रश्न बना था, समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन मदद कर सकता है? नंबर 1, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना। ये तीनों सही है। समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जो आर्थिक विकास के दौरान आर्थिक सहभागियों के लिए समान अवसरों को आगे बढ़ाती है, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचता है। स्वयं सहायता समूह एमएसएमई को बढ़ावा देना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन सभी समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। जीन एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग। हाल ही में सरकार ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के समक्ष बोझिल जीएमओ आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव विनियमन के बिना जीनोम संपादित पौधों की अनुमति दी है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियम 7 से 11 से साइट डायरेक्ट न्यूक्लियस SDN1 और SDN2 जीनोम को छूट दी है। इस प्रकार जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के माध्यम से इस प्रकार की जीएम फसलों के अनुमोदन हेतु एक लंबी प्रक्रिया से बचने की अनुमति मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत संस्थागत जैव सुरक्षा समिति को अब यह प्रमाणित करने का कार्य सौंपा जाएगा कि जीनोम एडिटिंग वाली फसल किसी भी विदेशी डीएनए से रहित है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है। जीन एडिटिंग, जिसे जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है, प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीएनए को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है। एडिटिंग की प्रकृति के आधार पर संपूर्ण प्रक्रिया को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: SDN1, SDN2 और SDN3। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 विदेशी आनुवंशिक सामग्री के प्रवेश के बिना ही छोटे सम्मिलन विलोपन के माध्यम से मेजबान जीनोम के डीएनए में परिवर्तन का एक सूत्रपात करता है। SDN2 के तहत एडिटिंग में विशिष्ट परिवर्तनों की उत्पत्ति हेतु एक छोटे डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करना शामिल है। इन दोनों प्रक्रियाओं में विदेशी आनुवंशिक सामग्री शामिल नहीं होती है और अंतिम परिणाम पारंपरिक नस्ल वाली फसल की किस्मों के समरूप ही होता है। SDN3 प्रक्रिया में बड़े डीएनए तत्व या विदेशी मूल के पूर्ण लंबाई वाले जीन शामिल होते हैं, जो इस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों GMO के विकास के समान बनाता है। जीन एडिटिंग GMO विकास से किस प्रकार भिन्न है? यह आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों GMO में एक विदेशी आनुवंशिक सामग्री के प्रवेश द्वारा मेजबान जीन की आनुवंशिक सामग्री में संशोधन करना है। कृषि के संदर्भ में मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु ऐसे जीन के लिए सबसे अच्छा स्रोत हैं, जिन्हें बाद में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके मेजबान जीनोम में डाला जाता है। उदाहरण के लिए मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थोरिनजीनेसिस BT से प्राप्त किए गए कार्य 1 AC और कार्य 2 AB जीन देसी कपास के पौधे को स्वाभाविक रूप से गुलाबी वॉलवर्म से लड़ने के लिए एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। BT कॉटन इस लाभ का उपयोग किसानों को स्वाभाविक रूप से गुलाबी वॉलवर्म से लड़ने में मदद करने के लिए करता है, जो कपास किसानों हेतु सबसे आम कीट है। जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बीच मूल अंतर यह है कि जीनोम एडिटिंग में विदेशी आनुवंशिक सामग्री का प्रवेश शामिल नहीं है, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा होता है। अब तक BT कपास ही एकमात्र ऐसी फसल है जिसे भारत में नियामकीय मंजूरी प्राप्त हुई है। वैश्विक स्तर पर यूरोपीय संघ के देशों ने GM फसलों को जीनोम संपादित फसलों के समान ही माना है। वहीं अर्जेंटीना, इजराइल, अमेरिका, कनाडा आदि देश जीनोम संपादित फसलों के लिए उदार नियम है। यहाँ पर AFSPA और पूर्वोत्तर आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर के हिस्सों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 को आंशिक रूप से वापस ले लिया है। कहाँ से? असम, नागालैंड, मणिपुर से।
AFS आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के संदर्भ में राज्य सरकारों की भूमिका। केंद्र सरकार को आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाने का निर्णय एकतरफा रूप से लेने का अधिकार देता है। यह कार्य आमतौर पर अनौपचारिक रूप से राज्य सरकार के इच्छा के अनुरूप होता है। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद ही केंद्र इस पर निर्णय लेता है। स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय। अधिनियम सुरक्षा बलों को गोली चलाने की शक्ति प्रदान करता है। यह संदिग्ध को पूर्व चेतावनी के बिना नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों को उन्हें स्थानीय थाने को सौंपना होता है। जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य करना चाहिए सशस्त्र बलों को, न कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में। पूर्वोत्तर भारत पर आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाए जाने का कारण क्या है? नागा विद्रोह। जब 1950 के दशक में नागा राष्ट्रीय परिषद NNC की स्थापना के साथ नागा राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, तो असम पुलिस ने कथित तौर पर आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया। जैसे ही नागालैंड में एक सशस्त्र आंदोलन ने जड़ें जमाई, तो संसद में आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पारित किया गया और बाद में इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। मणिपुर में भी इसे वर्ष 1958 में सेनापति तामेंगलोंग और उखरुल के 3 नागा बाहुल जिलों में लगाया गया था, जहां NNC सक्रिय थी। अलगाववादी और राष्ट्रवादी आंदोलन। जैसे ही अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी और राष्ट्रवादी आंदोलन होने लगे, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा। आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अलोकप्रिय होने का कारण। दो नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की पहचान की है। पहला शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश, दूसरा स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर सिक्किम की पहचान की गई है। इन 2 स्थलों को शामिल करने से भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो जाएंगे। शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश। शिवालिक जीवाश्म पार्क प्लीस्टोसीन युग के क्षेत्र की शिवालिक चट्टानों से बरामद कशेरुकी जीवाश्मों का एक समृद्ध संग्रह को प्रदर्शित करता है। शिवालिक अवसादों का निक्षेपण संकरे रेखीय अवसाद में हुआ, जिसे फ्रंट डीप कहा जाता है। यह हिमालय के मध्य नूतन युग की शुरुआत के बाद से विकसित होना शुरू हुआ। सिक्किम के बक्सा फॉर्मेशन के स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन। यह स्थल प्रोटेरोजोइक युग के टेलिंग ग्रुप से संबद्ध है। भूवैज्ञानिक विरासत स्थल। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक। आंध्र प्रदेश में कौन से हैं? ज्वालामुखी बेडेड बैराटाइट्स मंगमपेटा कडप्पा जिला। एपार्जियन, अरे यार ये इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा।
भू विरासत स्थल क्या है? भू विरासत का तात्पर्य ऐसे भूवैज्ञानिक मुखाकृतियों या स्थानों से है जो स्वाभाविक रूप से या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और पृथ्वी के विकास या पृथ्वी विज्ञान के इतिहास के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, अथवा इनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वह मूल निकाय है जो देश में भू विरासत स्थलों, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की पहचान और संरक्षण की दिशा में प्रयास कर रहा है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। ग्लोबल जियो पार्क एकीकृत भूवैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय महत्व के स्थलों व परिदृश्यों का सुरक्षा, शिक्षा और टिकाऊ विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधन किया जाता है। हालांकि 44 देशों में 161 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। 44 देशों में 161 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। लेकिन अभी तक भारत का एक भी भूवैज्ञानिक स्थल इस नेटवर्क के तहत शामिल नहीं किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से रेलवे के लिए भारत में उपलब्ध कोयला भंडार की खोज के उद्देश्य से वर्ष 1951 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में खान मंत्रालय की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। कौन? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जीएसआई का मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करना है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत के एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में है। पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली है तथा दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी तक तथा दया नदी के मुहाने से बंगाल की खाड़ी तक 1100 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर करती है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। इरावदी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तटीय क्षेत्रों तथा 3 प्रमुख नदियों अय्यारवाड़ी म्यांमार, महाकाम इंडोनेशिया बोर्नियो और मेकांग में पाई जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव ने बेसहारा गोवंश को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश भर में गो सफारी बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। प्रदेश भर के वन क्षेत्र की जमीन पर बाड़ बनाकर शेड युक्त आश्रय निर्माण किया जाएगा। गोवंश के लिए चारा एवं पानी का भी व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गोवंश के संरक्षण के लिए गौशाला निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश गौशाला योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत सरकार द्वारा गौशाला खोलने पर अनुदान प्रदान किया जाता है, जो कि प्रति गाय 30 रुपये है।